तारों को गुस्सा करके भगाने के बाद ईशान बेहोश हो गया। होश आने के बाद ईशान ने यह फैसला किया कि इस दूसरे मौके में ईशान अपनी बहन निधि को बचाने का हर संभव प्रयास करेगा, जिसके लिए ईशान अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ देगा और घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेगा। ईशान ने अपने इस फैसले के बारे में अपने दोस्त ऋषि को बताया, जिसे सुनकर ऋषि हैरान रह गया और ईशान को इस बारे में अपने माता पिता यानी कि ईशान के दिनकर चाचा और सरिता चाची से बात करने को कहा। रात में जब ईशान ने दिनकर चाचा और सरिता चाची से अपनी पढ़ाई न करने के फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने ईशान को समझाने की बहुत कोशिश की। ईशान को भरोसा भी दिलाया कि वो लोग उसकी हेल्प करेंगे और ईशान को पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जब दिनकर चाचा और सरिता चाची ने देखा कि ईशान ने बिल्कुल अपना मन बना लिया है तो फिर उन्होंने कुछ ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझा और वो चुप हो गए। 2 दिन के बाद इंस्पेक्टर विजय सिंह ऋषि के पापा यानी कि दिनकर चाचा के साथ ईशान के पास आए और ईशान से पूछने लगे, ईशान बेटा, अब कैसा फील हो रहा है? बेटर लग रहा है कि नहीं? ईशान इंस्पेक्टर साहब को देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया और बोला, हाँ अंकल, अभी काफी बेटर फील हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब ने ईशान को बैठने के लिए कहा और बोले, मैंने सोचा कि चल के तुम दोनों भाई बहन का हालचाल ले लूं। उस गंजे आदमी के बारे में पता चल गया है जो उस दिन तुम्हारे घर में तोड़फोड़ करने के लिए आया था। उसी से पूछताछ कर रहे थे हम लोग। उसका नाम रमीज है। ईशान ने दिनकर चाचा और इंस्पेक्टर साहब के लिए चाय बनाई और चाय परोसते हुए उनसे पूछने लगा, उसे मेरे उन दूर के रिश्तेदारों ने ही भेजा था क्या? इंस्पेक्टर साहब ने चाय का सिप लेते हुए कहा, शायद हाँ। रमीज ने बताया है कि उसके पास एक आदमी और एक औरत आए थे। उन्होंने उसे तुम्हारा यह घर खाली करवाने के लिए पैसे भी दिए थे। ईशान ने पूछा, अब क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब ने कहा, सच बताऊं तो तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में पता करने के लिए शायद हमें तुम्हारे गांव जाना पड़ेगा। ईशान को भी पहले से ही शक हो रहा था कि वो गंजा आदमी गुंडा ही था, इसीलिए ईशान ने बड़ी चालाकी से और गुस्से से उसका मुकाबला किया था। फिर ईशान ने आगे इंस्पेक्टर से पूछा, क्या मेरे रिश्तेदार मेरा घर हड़पना चाहते हैं? इंस्पेक्टर विजय ने कहा, तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं यहां हूं और तुम्हारे पड़ोसी लोग हैं, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर ये कंफर्म हो गया कि वो लोग तुम्हारे घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? और हां, रमीज ने तुम्हें पहले परेशान किया था, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसे सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। उसने माफी भी मांगी है और तुम्हारा जो कुछ भी सामान उसने तोड़ा था उसके लिए वो तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार है। दिनकर चाचा ने भी कहा, इंस्पेक्टर अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईशान, जब तक हम लोग यहां पर हैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा बेटा। इंस्पेक्टर विजय ने फिर से कहा, बिल्कुल ठीक, हम लोग यहां तुम्हारे साथ हैं। ईशान को भी पता था इस मैटर में और कुछ हो भी नहीं सकता था। ईशान के पास और कोई चारा नहीं था। ईशान ने भी कहा, ओके, जैसा आप लोग ठीक समझे। इंस्पेक्टर विजय ने सिर हिलाते हुए कहा, गुड बॉय, मैं भी यहां पर बचपन से ये सब गुंडागर्दी देखता आया हूं, लेकिन मैं किसी को भी तुम दोनों को बिल्कुल परेशान नहीं करने दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर विजय खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। मुझे मालूम है कि तुमने कॉलेज छोड़ने और आगे की पढ़ाई ना करने का फैसला किया है ताकि तुम अपनी बहन की देखभाल कर सको। बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढ सकूं। अभी निधि काफी छोटी है, उसका ध्यान रखना है, और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मेरे पास आ जाना। इतना कहकर इंस्पेक्टर विजय ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और ईशान के हाथ पे रख दिए और फिर ईशान से बोले, बेटा ये थोड़े से पैसे हैं अभी के लिए, इसे रख लो, घर के खर्चों में काम आएंगे। ये सुनकर ईशान की आंखें भर गईं। पिछले जन्म में ईशान की लाइफ में
5,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब ये 5,000 रुपए ईशान के और निधि के 1 महीने के खर्चों के लिए काफी थे। ईशान ने इंस्पेक्टर विजय से कहा, थैंक यू विजय अंकल। इंस्पेक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, अब मैं जाता हूं। अगले कुछ दिनों में निधि का स्कूल स्टार्ट हो गया। ईशान ने निधि का बैग रखने में निधि की हेल्प की और सरिता आंटी निधि को स्कूल छोड़ने चली गई। निधि का एडमिशन ईशान ने एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में करवाया था। हालांकि उस स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी और ईशान के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी ईशान ने निधि को सरकारी स्कूल में नहीं भेजा। ईशान ने सोचा कि पैसों की वजह से वो अपनी बहन की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने देगा। ईशान के मम्मी पापा के एक्सीडेंट में जो ड्राइवर शामिल था वो भाग गया था और उस ड्राइवर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ड्राइवर को लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक वो ड्राइवर हाथ नहीं आया था। चूंकि ईशान और उसकी बहन छोटे थे और उनके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए ईशान के मम्मी पापा के अंतिम संस्कार के लिए, उनके घर के खर्चों के लिए पड़ोसियों ने और इंस्पेक्टर साहब ने ही पैसे दिए थे। लेकिन ईशान ने एक एक पैसों का हिसाब अपने पास रखा था। उसने सोचा कि इन लोगों ने हमारी कितनी मदद की है। मेरे पास जब भी पैसे आएंगे मैं इन लोगों की एक एक पाई चुका दूंगा। पिछले जन्म में नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार सब कुछ चुका दूंगा। इसके बाद ईशान उठ के कमरे में गया और एक डायरी निकाली, जिसमें ईशान ने हिसाब नोट किया था। कितने कितने पैसे ईशान को किसने दिए हैं, ये ईशान जोड़ने लगा। ईशान को कुल कितने पैसे पड़ोसियों को वापस करने थे, हिसाब में आया 70,000 रुपए। ईशान ने जोड़ा कि कितने रुपए उसके घर पे ईशान के माँ बाप के डेथ के टाइम थे और कितने खर्च हुए, कितने बचे। सब जोड़ने के बाद ईशान ने पाया कि अब तो उसके पास कुल सिर्फ 1,000 रुपए ही बचे थे। ईशान ने सोचा जल्द ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वरना पड़ोसियों के पैसे कैसे चुका पाऊंगा और निधि की अगले महीने की फीस का भी तो अरेंजमेंट करना है। ईशान ने परेशान होकर डायरी बंद कर दी और चुपचाप कुर्सी पर बैठकर छत की तरफ घूरने लगा। जब ईशान ज्यादा परेशान हो गया और ईशान को बिल्कुल समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए, तो ईशान उठा और घर से बाहर निकल गया। उसने घर का दरवाजा बंद किया और सड़क पर टहलने निकल गया। पिछले जन्म में ईशान निधि की मौत के बाद यहाँ कभी लौटकर वापस नहीं आया था। ये सब याद करके ईशान के घाव फिर से ताजा हो गए थे। ईशान अपने इन ख्यालों में डूबा सड़क पर चल ही रहा था कि अचानक ईशान को एक आवाज सुनाई दी। ईशान ने पलट कर देखा कि कचरे वाला आदमी हाथ गाड़ी पर कचरा लाद कर जा रहा था और उस हाथ गाड़ी में एक बड़ा सा बॉक्स सड़क पर गिर गया था। उस बॉक्स में बहुत सारा कचरा पड़ा था और वो सब गिरकर सड़क पर फैल गया था। कचरे वाला बेचारा एक बूढ़ा सा आदमी था, यही कोई 50 से 55 के आसपास की उम्र का। वो बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी छोड़कर सड़क पर सामान उठाने लगा, लेकिन सामान बहुत ज्यादा था। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में काफी देर मन में कुछ बड़बड़ाता रहा। फिर उस बूढ़े आदमी ने सड़क से बॉक्स उठाया और अपनी गाड़ी में फेंका और बाकी सड़क पर पड़े सामान को लात मारकर गालियां बुदबुदाता हुआ अपनी गाड़ी पर बैठकर निकल गया। ईशान चुपचाप खड़ा ध्यान से ये सब देख रहा था। कचरे वाले के जाने के बाद अचानक ईशान की नजर सड़क पर बिखरे सामान पर गई। ईशान एकदम से चौंक उठा। उस सामान में एक चिराग पड़ा हुआ था। हालांकि वो चिराग काफी गंदा दिखाई दे रहा था और उस चिराग पर बहुत सारी धूल और गंदगी जमा थी, लेकिन ईशान ने फौरन ही उस चिराग को पहचान लिया। ऐसा ही एक चिराग ईशान ने अपने पिछले जन्म में नीलाम किया था। ईशान अपने पिछले जन्म में यही काम करता था, पुरानी एंटिक चीजों को खरीदारी कर उसकी नीलामी। ईशान के दिमाग में फौरन आया कि बिल्कुल ऐसा ही चिराग था मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच के टाइम का, जिसे मैंने बेचा था। चिरागों का प्रचलन तो उसी वक्त में ज्यादा बढ़ा था। ये तो रास्ते चिराग लग रहा है। पूरी दुनिया में उस टाइम पीरियड के ऐसे सिर्फ 20 चिराग होंगे मुश्किल से। ऐसे चिरागों में तो काफी नक्काशी होती थी, जिसमें सोने और चांदी का पानी भरा होता था, जवाहरात
और मोती भी लगे होते थे। ये चिराग अलग अलग कई धातुओं के बने होते थे। ये चिराग किस चीज का बना है, साथ में देवी देवताओं के चित्र भी बने होते हैं। अगर ये चिराग असली होगा तो फिर इसकी कीमत भी काफी होगी। ईशान ने झुक के चिराग जमीन से उठाया और उसे पोंछकर साफ किया और देखा। ईशान को यकीन नहीं हुआ। ये वैसा ही नहीं बल्कि वही चिराग था जिसे ईशान ने पिछले जन्म में नीलामी से बेचा था। वही हाथी दांत का बना हुआ, चांदी के खोल से ढका हुआ, मोतियों और पन्ने जड़ा हुआ खूबसूरत राजसी चिराग। ईशान को याद आया कि पिछले जन्म में एक नौजवान लड़के ने इस चिराग को लगभग 20 लाख रुपए में बेचा था। ईशान को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। इस चिराग की नकल की कीमत भी मार्केट में कम से कम 20 से 30 हजार रुपए होगी। ईशान को विश्वास नहीं हुआ कि जिस चीज को ईशान ने बेचा था आज वही ईशान के हाथों में थी। बस अपने पिछले जन्म के तजुर्बे के हिसाब से ईशान को यकीन था कि यह बिल्कुल असली चिराग था। क्या यह महज इत्तेफाक था? ईशान ने चिराग को उठाकर अपनी जेब में रखा और तेज तेज वापस घर की तरफ जाने लगा। जब ईशान घर पहुंचा और दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली तो ईशान की हथेलियां पसीने में भीगी हुई थी। ईशान ने झट से घर का दरवाजा बंद करके लॉक लगाया और तेजी से अपने कमरे के अंदर गया और जाकर कुर्सी पे बैठ गया। ईशान बहुत तेज तेज हाफ रहा था। थोड़ी देर में जब ईशान की सांसें नॉर्मल हुई तो ईशान ने धीरे से चिराग को अपनी जेब से निकाला। सामने के टेबल के दराज में एक मलमल का कपड़ा निकाला जो ईशान की मां अपना चेहरा पोंछने के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने उस चिराग को धीरे धीरे साफ किया। जैसे जैसे चिराग से धूल मिट्टी साफ होने लगी ईशान के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। थोड़ी देर में ईशान खुश होकर हंसने लगा। ईशान जितना हंस रहा था उतना ही खुश हो रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर में ईशान की आंखें भर आईं, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। ईशान ने सोचा, ये बिल्कुल वही चिराग है जिसे मैंने बेचा था पिछले जन्म में। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घूम फिर के वापस मेरे हाथों में इस तरह से आ जाएगा। अचानक ईशान के दिमाग में यह साफ हो गया कि ईशान को अब क्या काम करना था। ईशान ने सोचा, मैंने पिछले जन्म में प्राचीन वस्तुओं को वापस संवारने की पढ़ाई की थी और ग्रेजुएशन के बाद मैं नीलामी घर में ही काम करता था। अगर मैंने आज इस चिराग को कूड़े में से पहचान लिया तो इसका मतलब है कि मैं अभी तक कुछ भूला नहीं हूँ, यानी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब मुझे निधि की पढ़ाई और घर के खर्चों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं पड़ोसियों का कर्ज भी आसानी से चुका सकता हूँ। मुझे किसी नई जॉब और नया काम सीखने की क्या जरूरत, जब ऐसा काम मुझे पहले से ही आता है। अब ईशान की आंखों में एक नई चमक दिखाई दे रही थी। हाँ तो मेरे सुनने वालों, क्या इतनी छोटी सी उम्र में ईशान के हाथ में ऐसी चीज लगना उसके लिए खतरनाक? रात से चिराग हाथ लगने के बाद ईशान की खुशी का ठिकाना ना रहा। ईशान ने पिछले जन्म में पुरानी एंटिक चीजों पर काफी पढ़ाई की थी, इसीलिए ईशान उस चिराग को देखते ही समझ गया था कि वो चिराग मामूली नहीं बल्कि राजसी था। और इतना ही नहीं, ये वही चिराग था जिसे ईशान ने अपने पिछले जन्म में बेचा था। ईशान उस चिराग को अपने साथ घर ले आया और उसे साफ सुथरा करके उस चिराग को बेचकर पैसा बनाने का विचार करने लगा। अगली सुबह ईशान जल्दी उठ गया। ईशान ने अपनी मम्मी का एक पुराना ज्वेलरी बॉक्स ढूंढ के निकाला। उसमें ध्यान से चिराग को रखा। घर पे जो कुछ भी रुपए बचे हुए थे उन सबको अपने साथ लिया। एक पीठ बैग में सारा सामान रखा और घर से कार लेकर रिवर सिटी ऑक्शन हाउस नाम के नीलामी घर के लिए निकल गया। ये वही नीलामी घर था जहां ईशान अपने पिछले जन्म में काम करता था। हालांकि इस जन्म में अभी इसे खुले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन यह पहले से ही काफी मशहूर हो चुका था। ईशान ने पार्किंग में कार पार्क की और सीधे अंदर चला गया। जिन लोगों ने भी ईशान को अंदर जाते हुए देखा, सोचा कि कोई कॉलेज स्टूडेंट किसी काम से यहाँ आया होगा और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ अंदर घुसता चला गया। क्योंकि वो इस जगह को अच्छे से जानता भी था, इसलिए उसे
उस जगह को खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई जहां पर ऐसी पुरानी एंटिक चीजों को नीलाम करने के लिए रजिस्टर किया जाता था। नीलामी घर के नियमों के अनुसार किसी भी चीज को नीलाम करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती थी। और कोई भी चीज नीलाम होकर बिके या ना बिके, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भरनी ही पड़ती थी। हालांकि इन सब बातों से ईशान बिल्कुल बेफिक्र था। उसने सीधे उस कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। कमरे में बाईं तरफ एक टेबल थी जहां पर रजिस्ट्रेशन होता था, और दाईं तरफ सोफा रखा हुआ था जहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों के लिए बैठने की व्यवस्था थी। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, जो एक प्रोफेशनल ब्लैक सूट पहने हुए थी, ईशान के पास आई और मुस्कुराकर ईशान से पूछने लगी, नमस्ते सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ईशान उस लड़की को देखकर चौंक गया, क्योंकि वो लड़की ईशान के पहचान की थी। उसका नाम तारा था। तारा ने ईशान से कुछ साल पहले ही ऑक्शन हाउस ज्वाइन किया था। जब ईशान ने वहां ऑक्शन हाउस पे नौकरी के लिए अर्जी दी थी, तब तारा वहां पर पहले से ही कस्टमर सर्विस मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही थी। ईशान के तारा से बहुत ही अच्छे संबंध थे और तारा भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। तारा को देख के ईशान के मुंह से अनायास ही निकल गया, तारा बहन। वो लड़की ये सुनकर बिल्कुल चौंक गई और ईशान से पूछने लगी, क्या आप मुझे जानते हैं? ईशान ने फौरन बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, असल में आपकी शक्ल मेरे दोस्त की बहन से काफी मिलती है। उनका नाम भी तारा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। तारा ने ईशान को देखते हुए सोचा, कितना सुंदर लड़का है, लेकिन उतना ही नासमझ भी है। फिर तारा ने मुस्कुराकर उससे कहा, बड़ा गजब का संयोग है ये तो। खैर, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या, या आपके पास कोई चीज है जिसे आप नीलाम करना चाहते हैं? ईशान फौरन होश में वापस आ गया और बोला, हाँ, ऐसा ही कुछ है, मुझे एक चीज नीलाम करनी है। ऐसा कहकर ईशान ने अपना बैग पीठ पर से उतारा, उसे खोला और उसमें से चिराग निकालने लगा। साथ ही साथ उसका दिमाग तेजी से यह सोचने लगा कि नीलामी के लिए तारा से क्या बहाना बनाया जाए। फिर थोड़ा सोचकर ईशान ने तारा से कहा, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की कुछ ही दिनों पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, और अब फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी बहन ही बचे हुए हैं। हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, और मुझे डर है कि अगर मैं पैसे ठीक से नहीं चुका पाया तो मेरी बहन की पढ़ाई पर उसका असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि घर में पड़े इस पुश्तैनी चिराग को बेच के देखता हूं। ये सब सुनने के बाद तारा का दिल थोड़ा पसीज गया। उसने सोचा कि लड़का हैंडसम भी है और जिम्मेदार भी। बेचारे के ऊपर कितनी मुसीबत आ पड़ी है। अगर ये जो सामान लेकर आया है इसकी नीलामी नहीं हो पाई तो मैं सुपरवाइजर से विनती करूंगी कि कुछ रुपए देकर इसे खरीद ले। तारा ने ईशान से कहा, मुझे आपकी स्थिति के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हम आपकी जरूर मदद करेंगे। आप मेरे साथ आइए, हम मूल्यांकन करने वाले के पास चलते हैं। फिर वो ईशान को लेकर सोफे के पास गई और उसने ईशान से वहां बैठने का इशारा करते हुए कहा, आप यहां पर बैठकर थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं मूल्यांकन करने वाले को बुला कर लाती हूं। ईशान ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और सोफे पे बैठ गया। कुछ लोग अगल बगल के उसे देखकर सोचने लगे कि इतनी कम उम्र का लड़का यहाँ क्या करने आया था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। ईशान को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। अचानक सोफे पर से एक व्यक्ति उठा और ईशान के पास आकर बैठ गया और उससे पूछा, आप यहाँ पर कोई एंटिक नीलामी के लिए रजिस्टर करवाने आए हैं क्या? ईशान अनजान आदमी को देखकर अचानक से एक पल के लिए भौचक्का रह गया। हालांकि वो आदमी अभी काफी जवान लग रहा था, लेकिन ईशान उसकी शक्ल को मरते दम तक नहीं भूल सकता था। ये आदमी और कोई नहीं, राजेश था। राजेश कुमार, वही राजेश कुमार जिसने पिछले जन्म में ईशान की पीठ पीछे उसकी मंगेतर के साथ अनैतिक संबंध बनाए थे, यानी कि ईशान का पिछले जन्म का बॉस। संयोग से राजेश कुमार यहां पर पहले से ही काम कर रहा था। ईशान ने सोचा,
हे भगवान, माना दुनिया बहुत छोटी है, पर क्या पिछले जन्म के सारे दुश्मन एक ही दिन मिल जाएंगे मुझे? ईशान को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर राजेश मुस्कुराया। उसने अपने पॉकेट से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर ईशान को दिया और बोला, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं यहां पर मूल्यांकन अधिकारी हूं। मैं ही चीजों की जांच करता हूं और उनका दाम तय करता हूं। अगर आपके पास कोई चीज है जिसे आप नीलाम करना चाहते हैं तो आप मुझे दिखा सकते हैं। अगर आपकी लाई हुई चीज असली हुई तो हम नीलामी के लिए उसे फ्री में रजिस्टर कर लेंगे, लेकिन अगर वो कॉपी हुई या फिर नकली हुई तो फिर चाहे वो बिके या ना बिके, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस काफी ज्यादा लगेगी, क्योंकि रजिस्टर होने के बाद लोगों को भरोसा हो जाएगा और वो यही सोचेंगे कि ये सामान असली है। ईशान ने मन ही मन कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाम राजेश कुमार है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम बड़े कमीने हो। राजेश कुमार बड़े ध्यान से ईशान के कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सफेद टी शर्ट, ब्लू जीन्स, कैनवास जूते। इसके अलावा ईशान ने कोई महंगी एक्सेसरीज नहीं पहन रखी थी। राजेश कुमार ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि ईशान ज्यादा अमीर नहीं था। ईशान का मन तो कर रहा था कि वो इस आदमी का गला दबा दे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं और गुस्से पर काबू किया और अपना बैग खोल के मां के ज्वेलरी बॉक्स का डिब्बा निकाला, लेकिन उसे राजेश को दिया नहीं और बोला, तारा बहन गई हैं मेरे लिए एक मूल्यांकन अधिकारी को लाने। ईशान की बात सुनकर राजेश बोला, हम सभी यहां पर प्रोफेशनल्स हैं, हम सब मूल्यांकन कर सकते हैं। ईशान ने दूसरी तरफ सोफे पे बैठे लोगों को देखा। सब के सब अमीर लग रहे थे। उसने मन में सोचा, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे भी पता है कि यहाँ सब लोग चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन हमारा अपना खुद का भी तो कुछ मूल्यांकन होता है चीजों को लेकर। ईशान समझ गया कि राजेश नहीं चाहता है कि वो अपना सामान किसी और को दिखाए, इसीलिए ईशान ने अनमने ढंग से ज्वेलरी बॉक्स को निकालकर राजेश के हाथों में रख दिया और बोला, ठीक है, आप ही इसे देखकर बताइए कि इसकी कितनी कीमत मिल जाएगी। राजेश ने अपने अनोखे अंदाज में बॉक्स को खोल के इधर उधर देखा और फिर जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और हाथों में दस्ताने पहनकर चिराग को ज्वेलरी बॉक्स से बाहर निकाल लिया और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उस चिराग को देखने लगा। अब और भी लोग अगल बगल से उठकर उन दोनों के पास आ गए और देखने लगे। कुछ लोगों ने ईशान से पूछा, ये चिराग है क्या? कितने साल पुराना है? एक बुजुर्ग आदमी जिन्होंने स्लेटी रंग का सूट पहन रखा था, उन्होंने ईशान से पूछा, ये कौन सी सदी का है? ईशान ने अपना सर खुजाते हुए ऐसे एक्टिंग करने की कोशिश की कि जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं था और वो बोला, मुझे नहीं पता, ये काफी वक्त से घर पे पड़ा हुआ था और मैं बचपन से इसे देख रहा हूं। उस बुजुर्ग आदमी ने तुरंत ही राजेश कुमार की तरफ देखा और दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। फिर बुजुर्ग आदमी सोफे पे पीछे ऐसे होकर बैठ गया और बोला, शायद ये एंटिक नहीं है, हो सकता है ये मार्केट से खरीद के घर पर लाया गया हो। राजेश ने चिराग देखने के बाद उसे उठाकर वापस से ज्वेलरी बॉक्स में डाल दिया और ईशान से बोला, सर, आई एम सॉरी, ये शायद मौर्य वंश के चिराग की मॉडर्न कॉपी है, डुप्लीकेट है उसका। इसकी कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए होगी। राजेश की बात सुनकर ईशान सोचने लगा, न सिर्फ राजेश ने पिछले जन्म में मेरी मंगेतर को फंसाया था, पीठ पीछे विश्वासघात भी किया था, बल्कि ये तो पहले से ही बेचारे भोले भाले लोगों को ठगता आ रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाता था। ये तो शुक्र है कि मैं बाहरी इंसान नहीं हूं और इन सब चीजों को अच्छी तरह से जानता हूं। फिर ईशान ने कुछ सोचा और उन दोनों से बोला, ओह, ऐसा है क्या? आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये कहकर ईशान ने उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा, फिर चिराग को उठाकर ज्वेलरी बॉक्स में रखा और बैग उठाकर ऐसा दिखाने लगा कि जैसे वो जा रहा था। ईशान को चिराग लेकर वहां से जाता देखकर राजेश ने बोला, एक मिनट, जरा रुकिए तो सही। वैसे तो ये असली नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं
तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाकर इसे नीलामी की लिस्ट में डलवा दीजिए। ईशान इसी का तो इंतजार कर रहा था। ईशान मुस्कुराया और उसने तपाक से पूछा, कितनी फीस है और कहां भरना है? राजेश ने कहा, वहां काउंटर पर रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 रुपए है। ईशान चौंक गया, कितनी फीस है? 30,000 रुपए? ये इतना महंगा क्यों है? आपने दोबारा चिराग को ठीक से नहीं देखा है क्या? राजेश थोड़ा चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोला, मैंने तो पहले ही आपको बताया कि अगर ये असली है तो कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर ये असली नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन फीस काफी महंगी हो जाएगी। ईशान थोड़ा झुंझलाकर बोला, इतना महंगा? इतने पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? आपने सिर्फ इसको देख के इसका ज्यादा चार्ज करने का प्लान कर लिया। ऐसे ही मुझसे छीन क्यों नहीं लेते फिर ईशान मन ही मन सोचने लगा, कितनी एक्टिंग कर रहे हो तुम दोनों को, तो एक्टर बन जाना चाहिए था। ईशान समझ गया था कि ये राजेश और वो बुजुर्ग आदमी मिलकर ईशान को ठगना चाहते थे, क्योंकि ईशान बच्चा जैसा दिखाई दे रहा था। इन लोगों को उसे बेवकूफ बनाना और भी आसान लग रहा था। ईशान को गुस्सा भी आ रहा था और वो हेल्पलेस भी फील कर रहा था। राजेश मुस्कुरा रहा था और ईशान अंदर से थोड़े गुस्से में था। वहां से निकलने के लिए वो तैयार होके चल पड़ा था। ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी बीच बचाव करने के लिए आ गया। उसने राजेश से कहा, अरे ऐसे मत करो भाई राजेश, लगता है कि ये नौजवान आज काफी रुपए बर्बाद करने के मूड से आया है। हाँ तो दोस्तों, क्या ईशान उस चिराग को बेच पाया? राजेश और वो बुजुर्ग आदमी दोनों ने उसे ठगने के लिए और क्या क्या किया? अगर वो चिराग वाकई में नकली निकला तो फिर क्या होगा? रात से चिराग को नीलाम करने के लिए जब ईशान अपने नीलामी घर पहुंचा, जहां वो पिछले जन्म में काम किया करता था, तो वहां ईशान की मुलाकात अपने कमीने बॉस राजेश से हुई। राजेश ने पिछले जन्म में ईशान से उसकी मंगेतर को चुरा लिया था और इस जन्म में राजेश ईशान को बेवकूफ बनाकर ठगने की कोशिश कर रहा था। राजेश ने ईशान से पैसे बनाने के लिए चिराग को नकली बना दिया और नकली सामान के रजिस्ट्रेशन के लिए 30,000 रुपए मांगे। टोपीबाजी नीलामी की दुनिया का सबसे आम पैतरा है, ये ईशान को पता था। ईशान ने अपने दिमाग पर जोर दिया और उसे याद आया कि टोपीबाजी तरीके में नीलामी घर में दो लोग इस काम पर रखे जाते थे, जो उन सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाते थे जो नीलामी के लिए कोई भी सामान बेचने आते थे। एक आदमी सेलर से जाकर यह कहता था कि उसका सामान नकली है ताकि वो उसे कम दाम में बेच दे, और दूसरा आदमी उसे कम दाम में खरीद के फिर आगे ज्यादा दाम में नीलामी के लिए रख देता था। ये लोगों को टोपी पहनाने का सबसे आसान तरीका था। बाद में अगर उस आदमी को पता भी चल गया तो वो ये कह देते थे, अरे मैंने तो बस तुम्हें बताया था कि तुम्हारा सामान नकली है, ना तो मैंने उसे खरीदा था और ना ही आगे नीलामी होने के लिए रखा था। मुझे जितनी समझ थी मैंने बता दिया, मैंने थोड़ी ना खरीदा था। ऐसा कह के उस व्यक्ति को दोबारा बेवकूफ बना दिया जाता था। और अगर सेलर को बाद में ये सब समझ में भी आ गया तो वो कर ही क्या सकता था, मन महसूस के चाय पीने के अलावा। इस धंधे में ज्यादातर लोग बस चाय पीने का जुगाड़ ही कर पाते थे। बस कुछ ही लोग ऐसे होते थे जो रिस्क लेते थे, दिमाग चलाते थे और अपनी किस्मत बदल लेते थे। सब बस तजुर्बे और तेज नजरों का कमाल होता था। ईशान ये सब ख्याल अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। शुक्र है कि उसे इन चीजों का काफी तजुर्बा था। ईशान उन दोनों को देखकर सोचने लगा, तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना है तो ठीक है, बस बाद में ये मत कहना कि मैंने बदतमीजी की या फिर चीटिंग की। पिछले जन्म में राजेश ने ईशान को खूब टोपी पहनाई थी, विश्वासघात किया था। इसीलिए जब इस जन्म में उसे मौका मिला था तो ईशान राजेश को छोड़ने वाला नहीं था। भले ही इस जन्म में राजेश ने मक्खी न मारी हो, लेकिन ईशान ने यह फैसला कर लिया था कि वो पिछले जन्म के ब्याज के तौर पे ही सही, लेकिन ये काम जरूर करेगा। ईशान ने अपने गुस्से पे काबू करने की कोशिश की और थोड़ा शांत होने के बाद राजेश और उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दबाजी है,
पैसे कहां भागे जा रहे हैं? मैं तो तारा बहन का वेट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि वो एक मूल्यांकन करने वाले ऑफिसर को साथ लेकर आ रही हैं। मैं तो बस उन्हीं का वेट कर रहा हूं। तब तक आप लोग आ गए। मैंने तो आपको नहीं बुलाया था ना, आप खुद से आए हैं और आपने खुद ही इसका कम दाम बताना शुरू कर दिया। आपके कहने पर थोड़ी ना कर दूंगा मैं कुछ। राजेश और वो बूढ़ा आदमी दोनों ईशान की बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि जब भी वो दोनों किसी को भी ये बताया करते थे कि उसका सामान फेक है, नकली है, तो वो हैरान हो जाता था, निराश हो जाता था और तुरंत ही बिना उस सामान की नीलामी में रखे जो कुछ भी पैसा मिलता उसमें ही सामान बेचकर निकल जाता था। राजेश और उस बूढ़े आदमी को लगा था कि ईशान भी इसी तरह से कुछ रिएक्ट करेगा, लेकिन यहां तो पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया था। राजेश ने फिर भी नॉर्मल होकर अपने आप को शांत रखने की कोशिश की और ईशान से कहा, अरे हाँ, तारा भी मुझे ही बुलाकर लेकर आती। मैं भी तो मूल्यांकन अधिकारी ही हूं ना। मैं तो खुद ही आपके पास आ गया हूं। लीजिए, मैं आपको अपना बिजनेस कार्ड भी देता हूं। अब तो आपको यकीन हो गया। अब जब मैं खुद आपको बता रहा हूं कि आपका ये सामान नकली है, तो क्या आप फिर भी इसे नीलामी में रखकर अपने ऊपर कर्ज और बढ़ाना चाहते हैं? ये कहकर राजेश ने ईशान को अपना बिजनेस कार्ड निकाल के दे दिया। अब ईशान ने थोड़ी आवाज ऊंची करते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि मैं और कर्ज लेना चाहता हूं? आपने कहा था कि आप मेरे एंटिक को बस देखना चाहते हैं, और तब से आप खामखा खुद ही मेरे गले पड़ते जा रहे हैं। ईशान को किसी भी तरह से ना मानता हुआ देखकर राजेश ने ईशान को अब डराने की चाल चली। राजेश ने अपनी आवाज में थोड़ा रौब लाते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? और सुनो, अगर तुमने ज्यादा हंगामा किया या हमारी बात ना मानकर हमारी मुसीबत बढ़ाने की कोशिश की, तो हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें अंदर करा देंगे, समझे? तभी ईशान का ध्यान राजेश के पीछे से आ रही तारा पर गया। ईशान ने देखा कि तारा एक ऑफिसर के साथ कमरे से निकलकर उसकी तरफ आ रही थी। ये देखते ही ईशान और जोर से ऐसे बोला ताकि उसकी आवाज तारा तक पहुंच जाए। उसने कहा, पुलिस? हाँ हाँ, तो बुला दो पुलिस। मैं डरता हूं क्या? मैं कब से कह रहा हूं कि मैं तारा बहन का इंतजार कर रहा हूं, वो एक ऑफिसर लेकर आ रही हैं, लेकिन तुम लोग खुद ही आके मेरे गले पड़ गए, खुद ही दाम बता रहे हो और खुद ही बेचने की बात कह रहे हो। तुम लोगों को लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूं, मुझे डरा लोगे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे तो डाउट हो रहा है कि तुम लोग यहाँ पे काम करते भी हो कि नहीं। तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो ना? ठीक है, बुलाओ बुलाओ पुलिस को, मैं इंतजार करता हूं। अब तो मैं पुलिस से बात करके ही यहां से जाऊंगा। उस बुजुर्ग आदमी ने जैसे ही तारा के साथ उस दूसरे शख्स को आते हुए देखा, वो तुरंत बोलने लगा, राजेश, अरे ऐसे बात मत करो भाई। फिर ईशान से बोला, बेटा तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम अभी छोटे हो ना। अच्छा, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस की प्रॉब्लम है। अगर मैं तुम्हें इस चिराग के 20,000 रुपए दे दूं, तो तुम क्या मुझे दे दोगे? सोच लो, किस्मत की बात है कि तुम्हें इतना भी मिल जा रहा है। बोलो, 20,000 लो और ऐश करो। ईशान ने मन ही मन कहा, आ गए अपनी औकात पे। फिर उस बुजुर्ग आदमी से बोला, क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे थे कि इस चिराग की कीमत 5,000 रुपए भी नहीं है, और अब आप इसके लिए 50,000 रुपए भी देने को तैयार हो गए। 20,000 मुझे देंगे और फिर 30,000 रजिस्ट्रेशन के लिए। या तो आप खुद बहुत बड़े बेवकूफ हैं या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ये नहीं जानते थे कि ईशान को पिछली जन्म की यादें थी, और ईशान ने अपने पिछले जन्म में ही एंटीक रेस्टोरेशन में ही ग्रेजुएशन किया था और इसी फील्ड में उन्हीं लोगों के साथ 10 साल काम भी किया था। ईशान कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं था जिसे वो लोग बेवकूफ बना सके। अब राजेश ने लगभग आखिरी दांव खेलते हुए कहा, अरे मेहता साहब, आपके पास इतना पैसा है कि आप खर्च ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप ऐसे लोगों की मदद के लिए आ जाते हैं। आप सच में दिल के बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपकी इतनी इज्जत है। ईशान ने मन ही मन कहा, वाह बेटा वाह, ये सही था, इतनी कमाल की एक्टिंग। तुम दोनों इतने कमाल के एक्टर हो कि तुम्हें तो बॉलीवुड में काम करना चाहिए। फिल्मों में जाके क्यों नहीं ट्राई करते? यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ईशान की तरफ देखने लगे, लेकिन ईशान कुछ नहीं बोला। उन दोनों को लगा कि उनकी बात सुनकर शायद
अब ईशान जाल में फंस गया था। तब तक तारा अपने साथ उस ऑफिसर को लेकर आ गई थी। ईशान और राजेश से पूछा, सर क्या प्रॉब्लम है? राजेश, कोई प्रॉब्लम है क्या? राजेश ने हंसते हंसते कहा, नहीं नहीं तारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सर के पास एक चिराग है, लेकिन वो नकली निकल गया। फिर भी मेहता सर ने इन्हें 20,000 रुपए देकर इस चिराग को खरीद लिया, ताकि इन सर को भी कोई नुकसान ना हो। काफी अच्छी डील रही है ये। अब तो बस हम इसे फाइनल कर रहे थे। जब तारा के साथ आए हुए ऑफिसर ने राजेश को बात करते हुए देखा, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि नीलामी घर के प्रोटोकॉल के हिसाब से एक ग्राहक से सिर्फ एक ही ऑफिसर डील कर सकता था। लेकिन वो ऑफिसर मन ही मन दुखी हो गया, खुद को कोसने लगा कि वो क्यों वॉशरूम चला गया, और इधर उसके एक ग्राहक को राजेश ने मार लिया। अगर ये डील उसने किसी तरह से क्लोज की होती तो कमीशन उसे मिलता। फिर उसने सोचा, मगर चलो शुक्र है कि ये सामान नकली निकल गया, असली होता तो कमीशन का काफी नुकसान हो जाता। लेकिन तब तक ईशान चिल्लाया, नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि तारा बहन मेरे लिए एक ऑफिसर बुलाने गई हैं, लेकिन ये खुद यहां आ गए और मेरा चिराग देखने को कहा, और फिर बोल दिया ये नकली है। इन्होंने फिर मुझसे कहा कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30,000 रुपए लगेंगे, और जब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर दिया और जाने लगा, तो उसके बाद मेरा चिराग इस आदमी को बिकवाने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों मुझे छोटा बच्चा समझकर ठगने की कोशिश कर रहे थे। ईशान की यह बात सुनकर राजेश और वो बूढ़ा आदमी और तारा तीनों सख्ते में आ गए। राजेश और वो बूढ़ा आदमी थोड़ा शर्मिंदा हो गए। फिर राजेश ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं तारा, ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये तो एंटीक नकली होने की बात सुनकर वापस जाने को तैयार था। फिर मैंने इसे रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बताया। ये मेहता साहब तो जस्ट अभी अभी आए हैं। ये लड़का कर्ज वर्ज की बात कर रहा था और पुलिस में जाने की धमकी देने लगा। तारा 1 मिनट के लिए बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। बस तारा के साथ आया हुआ ऑफिसर खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका कमीशन बन जाएगा। अब ईशान और राजेश तेज तेज बहस करने लगे। राजेश और ईशान दोनों ही अपने आप को सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों का झगड़ा सुन के अचानक 2 और आदमी लैब से निकलकर बाहर आ गए। उनमें से एक आदमी 50 से 55 साल की उम्र के आसपास का था, और वो अच्छे कपड़े पहने हुए था, माथे पर तिलक लगाए था। वो देखने में सज्जन और विद्वान लग रहा था। ज्यादा लोग उस व्यक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन ईशान उसे देखते ही पहचान गया। ये संतोष सर थे। पिछले जन्म में संतोष सर ईशान के गुरु थे। उन्होंने ही ईशान को सब कुछ सिखाया था, और वो ईशान को अपने बेटे की तरह मानते थे। ईशान भी उनकी बहुत इज्जत करता था। पिछले जन्म में जब ईशान किसी एंटिक के बारे में कंफ्यूज होता था, तो वो संतोष सर से ही पूछता था। ईशान को संतोष सर को देखकर एक तरफ तो खुशी हुई, लेकिन दूसरी तरफ उसे थोड़ा दुख भी हुआ। उसने सोचा कि जब संतोष सर को यह मालूम होगा कि पिछले जन्म में ईशान के साथ क्या हुआ था, तो उन्हें बहुत दुख होगा। दूसरा व्यक्ति ईशान की ही असली उम्र यानी लगभग 30 साल का था, और वो सूट बूट पहने हुए बिल्कुल टिप टॉप था। वो उस ऑक्शन हाउस का मालिक था, संदीप पटेल। संदीप अक्सर नीलामी घर आ जाता था, लेकिन ज्यादातर बाहर ही रहता था। ईशान राजेश को गुस्से से घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी, और पिछले जन्म की भी घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। राजेश ने उसके साथ जो किया था, उसे सब याद आ रहा था, और आज फिर उसने ईशान के साथ धोखेबाजी करने की कोशिश की थी। राजेश भी उसे घूर कर देख रहा था, लेकिन साथ ही ये भी सोच रहा था कि ये लड़का उसे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो ईशान को जानता था, कभी उसकी कोई मुलाकात हुई थी। इतना छोटा बच्चा उसके साथ इतना रूड क्यों हो रहा था बार बार। हाँ तो दोस्तों, क्या अब ईशान इतना झमेला होने के बाद भी ये चिराग बेच पाएगा? ईशान राजेश के साथ। राजेश ने जब झूठ बोलकर ईशान के चिराग की सेल की बात तारा और दूसरे अफसर के सामने की, तो ईशान राजेश पर चिल्लाने लगा और दोनों के बीच बहस हो गई। दोनों में गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि दोनों तेज तेज आवाज में लड़ने लगे और एक दूसरे को गलत साबित करने में जुट गए। उन दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर नीलामी घर का मालिक संदीप और ईशान के पिछले जन्म के गुरु संतोष सर बाहर आ गए।
ईशान संतोष सर को देखकर भावपूर्ण हो गया, लेकिन राजेश मालिक को देखकर धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हुए और पकड़े जाने के डर से थोड़ा घबरा गया। संदीप पटेल ने जब इतना हो हल्ला और झगड़ा होते हुए देखा तो उनके चेहरे के हाव भाव एकदम सख्त हो गए। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है ये सब? राजेश तुरंत दौड़ के संदीप पटेल के पास पहुंच गया। उसने सोचा कि ईशान को पहले बोलने का मौका क्यों दूं। उसने झट से संदीप पटेल से मुस्कुराते हुए कहा, संदीप सर, वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन ईशान राजेश के पीछे पीछे ही संदीप पटेल के पास आ गया और जोर से बोला, क्या गलतफहमी?